हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं आपको पार्टनरशिप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझा चुकी हूँ। उससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट का इंट्रो बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है पार्टनरशिप का। ठीक है, सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्रेजेंट होते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, ये बेस्ड होता है एक एग्रीमेंट पे। तो देयरफॉर वाइल कंस्टिट्यूटिंग अ पार्टनरशिप द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। मतलब जो भी हम जब कंस्टिट्यूट करते हैं पार्टनरशिप को उस समय कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, ध्यान में रखना चाहिए। तो वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ माइनर मे बी एडमिटेड टू बी बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बोलता है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो माइनर होता है, जो 18 से नीचे होता है, यानी कि 16 या 17 साल का, 18 साल से जिसकी उम्र कम होती है, वो एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप की। ठीक है, वो किसी सिचुएशन में अब अग्री होने से, किसी म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनर्स के एंटर हो सकता है, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए किए हुआ। फिर नेक्स्ट, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट पार्टनरशिप। कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट की क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है पार्टनरशिप में। अ पार्टनरशिप इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एजेंसी। पार्टनरशिप क्या है? एक तरीके से एक्सटेंशन है एजेंसी का, जिसमें कोई कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होता है। उसके अलावा द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे वो आपका ओरल फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो या फिर इम्प्लाइड हो। और जब ये इन्फर्ड हो जाता है कंडक्ट से, तो होती है कोर्स ऑफ डीलिंग पार्टीज़ की सरकमस्टेंसेस से। इस केस में तो ये ऑलवेज एडवाइजेबल होगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग में हो। ठीक है, उसके अलावा एन एलियन फ्रेंड कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बट एन एलियन एनिमी कैन नॉट। यानी कि जो विदेशी मित्र है वो तो एंटर हो सकता है हमारी पार्टनरशिप में एक तरीके से, ठीक है, लेकिन जो एलियन एनिमी होगा, यानी कि जो विदेशी शत्रु है, वो एंटर नहीं हो सकता हमारे पार्टनरशिप में। ठीक है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू पार्टनरशिप। यानी कि कोई पर्सन है जो अस्वस्थ मस्तिष्क का स्वामी है या जिसके मेंटल स्थिति उतनी सही नहीं है एज पर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्पिटेंट होने के लिए, तो सिचुएशन में वो पर्सन एंटर नहीं कर सकता हमारी पार्टनरशिप में। ठीक है, फिर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी होती है वो होती है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में। फिर आता है सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट ट्रीटेड आर नॉट ट्रीटेड एज पार्टनर। मतलब कौन कौन सा पर्सन आपकी पार्टनर ट्रीट नहीं किया जा सकता पार्टनरशिप फॉर्म में। तो जो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, वो एक तरीके से बिजनेस कैरी ऑन करते हैं फैमिली बिजनेस जैसे। ठीक है, तो वो पर्सन आपका पार्टनरशिप फॉर्म में मतलब ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ पार्टनर। ठीक है, तो ये पॉइंट हुए आपके रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्ट प्रोवाइड करता है माइनर को कि वो एंटर तो कर सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। उसके अलावा कोई भी कंसिडरेशन रिक्वायर नहीं होता है क्रिएट करने के लिए पार्टनर्स को, और ये एक्सप्रेस हो सकता है, मोस्टली इसको बोला जाता है कि रिटन वे में हो, जिससे आगे को कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस ना हो। उसके अलावा कोई भी एलियन फ्रेंड एंटर कर सकता है पार्टनरशिप में, लेकिन एक एलियन एनिमी एंटर नहीं कर सकता। फिर जो पर्सन होते हैं अनसाउंड माइंड के, वो कॉम्पिटेंट नहीं होते एंटर करने के लिए पार्टनरशिप में। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है
अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 वो एंटर कर सकती है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में। फिर एक सेक्शन 5 है जो प्रोवाइड करता है कि जो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वो कैरी ऑन करते हैं फैमिली बिजनेस को, तो उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता एज अ पार्टनर बिजनेस में। ठीक है, तो ये तो हुए आपके फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका मैं आपको एक कैटेगरीज में डिवाइड करके टेबल और फॉर्म में एक डिफरेंस कराऊंगी। तो पहले में आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस आया, फिर आपका पार्टनरशिप, देन आपका कंपनी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो गवर्नड होती है बाय द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 के अंडर गवर्नड होती है जो भी प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप में। और जो कंपनी है वो गवर्नड होती है बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, फिर आते हैं आपके एजेंसी बेसिस ऑफ डिफरेंस है नेक्स्ट। जो प्रत्येक पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म में, वो एक तरीके से एजेंट होता है दूसरे पार्टनर का, और एज वेल एज द फर्म। ठीक है, जो जैसे ABC 3 पार्टनर हैं और उनकी कंपनी है ABC लिमिटेड, या जो भी है ABC जो नाम दे रखा है, तो उसमें A पर्सन जो है वो एजेंट होगा बाकी के B और C का, ऐसे ही B होगा एजेंट A और C का, इस तरीके से। ठीक है, जैसे फर्म में और जो मेंबर होते हैं कंपनी में वो एजेंट नहीं होते अदर्स मेंबर्स के कंपनी में, उसके एक्शन जो है एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जो पार्टनरशिप फर्म में है उसमें क्या होता है, शेयर आसानी से ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते जब तक कि सहमति न हो सभी पार्टनर्स की। जैसे कि A पर्सन है, वो जब चाहे तब छोड़ के पार्टनरशिप ऐसे नहीं जाता है, वो क्या करता है अपने शेयर को ट्रांसफ़र चाह कर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बाकी के और पार्टनर्स की भी सहमति होनी ज़रूरी है। अदरवाइज वो क्या है, कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसोल्यूशन करवा देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कुछ बहुत लंबे पीरियड के लिए भी नहीं होती है, जब चाहे उसको ख़त्म की जा सकती है। ठीक है, और उधर कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर होता है कंपनी में वो अपने ट्रांसफ़र कर सकता है शेयर को प्रोविज़न्स के तहत जो कंटेंट होते हैं आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसका जो बातें हैं रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वो कंटेन है आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और जो पब्लिक कंपनी के केस में शेयर होल्डर ट्रांसफ़र कर सकता है अपने शेयर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्रीली। ठीक है, ये हो गया आपका कंपनी में बेसिस ऑफ डिफरेंस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। फिर आते हैं हम मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या कहता है, जो भी सभी पार्टनर्स होते हैं फर्म के वो एंटाइटल्ड होते हैं, एक तरीके से पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट में बिजनेस के। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। दूसरी तरफ कंपनी में क्या होता है, जो राइट होता है कंट्रोल का और मैनेज करने का बिजनेस का, वो होता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, जो इलेक्टेड किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन। जो पार्टनरशिप फर्म है वो या तो रजिस्टर्ड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, लेकिन चाहे तो वो रजिस्टर्ड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई कंपल्सन नहीं है इसका। लेकिन कंपनी में क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन असेंशियल होता है। ठीक है, ये तो हुए इसके बेसिस ऑफ डिफरेंस। अब कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके अलावा आती है लीगल एंटिटी क्या होती है पार्टनरशिप की, इसको मैं आपको ओरली ही बता देती हूँ। लीगल एंटिटी में क्या है, पार्टनरशिप में जो फर्म है वो एंजॉय नहीं कर पाती एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैं आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। पार्टनर्स क्या हैं, कलेक्टिवली टर्म्ड होते हैं एज अ फर्म और इंडिविजुअली एज पार्टनर्स। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी है, कंपनी में क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक पृथक अस्तित्व होता है कंपनी का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने आपको बताया हुआ भी है, या फिर नहीं भी बताया तो अभी बता देती हूँ। जैसे कि जियो कंपनी हुई, ठीक है, तो इसके अंबानी है, इसके मालिक हैं अंबानी। तो अंबानी ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट कर दिया,
जो कि उसका नाम दिया उन्होंने रिलायंस। ठीक है, तो अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि क्रिएटेड हो रही है लॉ के द्वारा। अगर हमें कोई दिक्कत है रिगार्डिंग रिलायंस कंपनी, जो कि अभी हमारी जियो चल रही है रिसेंट में, ठीक है, और अब से कुछ साल पहले से 1-2 साल से जियो काफ़ी ट्रेंड में है, जो 1.5 GB डेटा देती है डेली का एज पर प्लान। तो उसमें क्या है, अगर हमें कोई भी दिक्कत होगी रिगार्डिंग कंपनी के बारे में तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट थोड़ा ना करेंगे अंबानी से, कि अंबानी के जैसे हम कस्टमर केयर पे कॉल लगाते हैं तो उसको ये थोड़ी ना बोलते हैं कि हमें अंबानी के अगेंस्ट या अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है। हम क्या बोलते हैं, हमारे सी सिम काम नहीं कर रही है तो हमें जियो के हम कस्टमर केयर में जाएंगे तो जियो से कंप्लेंट अपनी रजिस्टर्ड कराएंगे। ये थोड़ी ना है अंबानी के खिलाफ कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अंबानी ने एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट कर दिया जिसका नाम दे दिया जियो कंपनी। तो इसी तरीके से कंपनी का क्या है, एक सेपरेट लीगल असिस्टेंस होता है, मतलब जियो का एक अपना अलग अस्तित्व है। ठीक है, पता है उसके ओनर अंबानी है लेकिन उसका एक अपना अलग नाम है, एक नाम है जियो का। तो ये हो गई एक सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके अलावा जो वाइंडिंग अप की सिचुएशन आती है रिगार्डिंग पार्टनरशिप में और आपकी कंपनी में, तो पार्टनरशिप बाउंड हो सकती है किसी भी टाइम में। ठीक है, कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो एट विल के हिसाब से, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कोई भी मेंबर जिसको रिक्वायरमेंट होती है बाउंड अप की अपनी इच्छा से, उसमें इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये उसका बेसिक डिफरेंस होता है रिगार्डिंग पार्टनरशिप और कंपनी। तो होप सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपको ये क्लासिफिकेशन, ये डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी और फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।